जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर्प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्षार कल्पना पार्ट 1 में हमने क्षार क्या है और कैसे बनाया जाता है वह देखा था। आज इस क्षार का चिकित्सा में कैसे प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए तथा प्रयोग करने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो क्या करना चाहिए, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो क्या आप रेडी है? तो आइए शुरू करें। आज का टॉपिक क्षार कल्पना पार्ट 2। सबसे पहले तो हमने जो क्षार निर्माण किया है उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है वह देखते हैं, जिसे क्षार कल्पनाएं कहते हैं। क्षार कल्पनाएं 4 प्रकार की होती है। पहली है वर्ती कल्पना। वर्ती कल्पना वटिका ही एक रूप है। यह बीच में उभरी हुई और कोनों से पतली जौ के आकार की होती है तथा कभी एक समान लंबी आकृति की भी होती है। इनको सपोजिटरी भी कहते हैं। सूक्ष्म कोटर रोगों में यह वर्ती उपयोगी है, जैसे नाड़ी व्रण, भगंदर आदि। दूसरा है तेल। क्षार सिद्ध तेल जैसे अपमर क्षार तेल का भी प्रयोग किया जाता है। कर्णबाधिर्य, कर्णनाद, कर्ण से दारुण पुईस्राव, कर्ण में कृमि या फिर कर्णशूल आदि रोगों में क्षार सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। तीसरी कल्पना है पीचू। दुष्ट व्रण, योनि रोग आदि में क्षार युक्त पीचू यानी कि कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में चौथी कल्पना है क्षार सूत्र। दुर्बल शरीर वाले, शस्त्र कर्म से भीरू व्यक्ति और मर्म स्थान में उत्पन्न नाड़ी व्रण में क्षार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई क्षार कल्पना की बात, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट क्षार का प्रयोग करना है तो कैसे कर सकते हैं? आप सब जानते हैं कि क्षार का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। पहला है पानीय क्षार, जिसका आभ्यंतर प्रयोग होता है, और दूसरा है प्रतिसारणीय क्षार, जिसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पहले प्रतिसारणीय क्षार का बाह्य प्रयोग कैसे किया जाता है वह देखते हैं। सबसे पहले पूर्व कर्म देखते हैं। रोग और रोगी की परीक्षा की जाती है, यानी कि किस व्याधि में कौन से क्षार का प्रयोग करना है और कितने समय तक करना है वह तय किया जाता है। साथ में रोगी का बल, आयु आदि की भी जानकारी ली जाती है। बाद में सामग्री संकलन किया जाता है। क्षार, क्षार रखने का पात्र, पीचू, आवश्यक अन्य औषधि द्रव्य आदि को तैयार किया जाता है। इसके बाद दोषानुसार कौन सी प्रक्रिया करनी है वह तय करना पड़ता है। जनरली वात के स्थान पर लेखन कर्म किया जाता है, पित्त के स्थान पर घर्षण किया जाता है और कफ के स्थान पर प्रच्छान किया जाता है। क्षार रखने का पात्र कौन सा लेना है, इसके बारे में आचार्य चक्रदत्त ने कहा है कि लोह पात्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे शक्ति का वर्धन होता है तथा तपाने के लिए भी लोह का पात्र अच्छा रहता है। अब प्रधान कर्म देखते हैं। लगभग 1 मिनट तक क्षार का प्रतिसारण करना चाहिए और दग्ध स्थान की परीक्षा करनी चाहिए, यानी कि व्याधि के स्थान पर लगभग 1 मिनट तक क्षार डालते रहना है और साथ में व्याधि स्थान का निरीक्षण भी करते रहना है। आचार्य चक्रदत्त के अनुसार यह क्षार अत्यंत पतला भी नहीं होना चाहिए और अत्यंत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब क्षार मृदु, मध्यम या श्रेष्ठ वह कौन सा यूज करना है, यह रोग और रोगी के आधार पर तय करना पड़ता है। अगर मृदु क्षार का प्रयोग करना है तो क्षार में 1/4 यानी कि 25% शंखनाभि डालनी पड़ती है। अगर मध्यम क्षार का प्रयोग करना है तो 12.5% शंखनाभि डालनी पड़ती है और श्रेष्ठ क्षार बनाने के लिए क्षार में 6.25% शंखनाभि डालनी पड़ती है। साथ में मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हीन और पित्तज व्याधि में नखोत्सेद अर्थात नख पर आए उतनी मात्रा में क्षार लेना चाहिए। मध्यम और श्लेष्मज व्याधि में इससे द्विगुनी मात्रा में क्षार का प्रयोग करना चाहिए और उत्तम तथा वातज रोग में इससे 3 गुनी मात्रा में क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अंत में पश्चात कर्म देखते हैं। क्षार दग्ध स्थान पर अम्लकांजी, बीज, तिल और मुलेठी का सम प्रमाण लेप करें। इससे दग्ध स्थान विदीर्ण हो जाता है और व्रण का रोपण भी हो जाता है। अभिसंधि खाना खाने के लिए दे, जिससे क्षार दग्ध स्थान से अलग हो जाता है। अगर दग्ध स्थान विदीर्ण न हो तो हम स्वर्ण क्षीरी का लेप कर सकते हैं या फिर तीव्रत और विडंग का लेप कर सकते हैं या फिर मालती, वासा, अंकोल, नीम
आस्फोटा, पाटली और कनेर के पत्तों के क्वाथ से व्रण को बार बार धोना चाहिए। हमने जो क्षार कर्म किया है वह ठीक हुआ है या नहीं, वह क्षार दग्ध के लक्षण को देखकर पता चलता है। तो आइए सबसे पहले सम्यक दग्ध के लक्षण देखते हैं। सुश्रुत सूत्रस्थान 11 में कहा गया है कि तत्र सम्यक दग्धे विकारोपशमो लाघवमना स्त्रावश्च, अर्थात सम्यक दग्ध में व्याधि का नाश होकर वह स्थान कृष्णवर्ण का हो जाता है, अंगों में लघुता आती है और दग्ध स्थान से स्त्राव का होना बंद हो जाता है। हीन दग्ध के लक्षण देखते हैं। हीन दग्ध अर्थात जितना दग्ध होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है। तो हीन दग्ध के लक्षण बताते हुए सुश्रुत सूत्रस्थान 11 में कहा है कि हीन दग्धे तोद, कंडु, झाड़ियानी, व्याधि वृद्धिश्च। तो यह 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है तोद, यानी कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। कंडु यानी कि खुजली होती है। झाड़ियानी यानी कि उस स्थान की जड़ता हो जाती है और व्याधि की वृद्धि होती है। ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। अष्टांग हृदयकार के अनुसार वह स्थान ताम्रवर्ण का हो जाता है और आचार्य वाग्भट ने पुनः क्षार कर्म करने का निर्देश दिया है। अतिदग्ध के लक्षण बताते हुए सुश्रुत सूत्रस्थान 11 में कहा है कि अतिदग्धे दाह, पाक, राग, स्त्राव, अंगमर्द, क्लम, पिपासा, मूर्छा, शूर मरणम वा, अर्थात अति दग्ध होने पर दाह होती है यानी कि जलन होती है, पाक हो जाता है, राग यानी कि लालिमा देखने को मिलती है, पुई आदि का स्त्राव होता है, अंगमर्द पूरा शरीर दुखता है, ग्लानि होती है, अतिशय रक्तस्राव होता है, बुखार आ जाता है, प्यास ज्यादा लगती है, मूर्छा होती है या फिर मरण भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण ऐसे हैं वो जो जले पर नमक छिड़कने से होता है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, जैसे जले पर नमक छिड़कते हैं तो क्या होता है, वहां पे जलन होती है। तो सबसे पहला है दाह, अगर ज्यादा हो तो फिर पाक हो जाता है, वहां पे लालिमा है वो बढ़ जाती है, रक्तस्राव होता है, पुईस्राव होता है, फिर वो पाक है वो दुखता है तो अंगमर्द, ग्लानि, बहुत ज्यादा हो जाए तो ज्वर, पिपासा। इस तरह से आप सारे लक्षणों को याद कर सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। अगर हमने नेत्र में क्षार कर्म किया है और वो ज्यादा हो गया है तो पलकें वो फट जाती है और देखने की शक्ति का नाश होता है। वैसे ही अगर नाक में क्षार कर्म किया हो और वो भी अगर ज्यादा हो जाए तो नाशा वंश होता है, तरुणास्थि है वो फट जाती है, संकोच यानी कि नाक है वो सिकुड़ जाता है और गंध नाश हो जाता है। वैसे ही अगर गुद में क्षार कर्म किया हो और वो ज्यादा हो जाए तो मलमूत्र का अवरोध होता है या फिर डायरिया हो जाता है, पुरुषत्व का नाश होता है, गुदा है वो फट जाती है, सदा के लिए स्वेलिंग हो जाती है, तोद, वेदना, स्त्राव और मलमूत्र को रोकने की शक्ति खत्म हो जाना, ऐसे सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर अतिदग्ध हो जाए तो उसकी चिकित्सा क्या है? तो सिंपल है, घी और मधु का बार बार लेप करते रहना चाहिए। तो यह था पूरा क्षार कर्म। आप अपने प्रोफेशनल करियर में इसका प्रयोग करके निश्चित रूप से ख्याति प्राप्त कर सकते हो। तो यह वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में तो काम आएगा ही, साथ में प्रोफेशनल करियर में भी इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और हाँ, अगर कोई सुझाव है या फिर कोई कंप्लेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।